नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। आज के इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आने वाले लॉन्ग सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि उन्हें किस प्रकार से हम अप्रोच करें, किस स्टेप्स के साथ हम उसको सॉल्व करें। और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पर फोकस करके इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी पे फोकस करके और लॉन्ग सेंटेंसेस में कैसे अप्रोच करना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी जो इंग्लिश पैसेज में आते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना दी थी। हिंदी ट्रांसलेशन के लिए भी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए जो बेसिक्स होते हैं उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना ट्रांसलेशन का, तब तक आप लोग लॉन्ग सेंटेंसेस में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बेसिक्स पे भी एक वीडियो बना दी है। और आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदी पैसेज में हमें मिलता है। और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें सिमिलर रहती हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस में भी अप्रोच सिमिलर ही रहता है, उसमें भी हम पार्ट्स में ब्रेक करके ही करते हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी संरचना थोड़ी अलग होती है। इसीलिए हमें कुछ अलग स्टेप्स को फॉलो करना होता है। कुछ स्टेप्स सिमिलर रहते हैं, कुछ अलग स्टेप्स होते हैं जिस पे अलग से फोकस करके हमें स्टार्ट करना होता है ट्रांसलेशन। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि जब हिंदी का पैसेज हमें आता है और हिंदी टू इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो लॉन्ग सेंटेंसेस को करते टाइम कैसे सबसे पहले उसको अप्रोच करें और उसके बाद फिर कैसे हम उसको ब्रेक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। 6 सेंटेंसेस टोटल मैंने लिए हैं इस वीडियो में, और इन 6 सेंटेंसेस के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश में आप ट्रांसलेट ईजिली कर सकते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस को भी। एंड ये 6 सेंटेंसेस में हर सेंटेंस एक अलग थीम का है, अलग सब्जेक्ट का है, जिससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से हम ट्रांसलेट हर प्रकार के सेंटेंस को कर सकते हैं, जो कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मैंने इसमें लिए हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो ये पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैंने एक मॉक टेस्ट में भी दिया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मैं हर संडे को एक मॉक टेस्ट देता हूँ। और उस मॉक टेस्ट में दिया गया ये सेंटेंस, अधिकांश लोगों ने ये सेंटेंस गलत ट्रांसलेट किया था एंड सभी की मिस्टेक एक ही जगह पे ज़्यादा थी। तो उसी को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, ताकि आपको वो गलती दोबारा आप ना करें और आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली गलती आपकी कहाँ हुई है। तो इस सेंटेंस में दिया गया है हमें, इस सैन्य अभ्यास में राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में और उत्तरी अरब सागर में जल थलचर अभियानों सहित समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। यह एक प्रेस रिलीज़ का सेंटेंस है। एक प्रेस रिलीज़ आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें वो पूरा पैसेज था और उसमें से मैंने ये सेंटेंस लिया है। और इस सेंटेंस को देखने में ये छोटा सेंटेंस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और आसान लग रहा है, लेकिन इसमें एक गलती जो हर कोई कर रहा है वो मैं बताता हूँ। अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें ये सेंटेंस अप्रोच करना है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि हम किसी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम पहले क्रिया को अलग कर लेंगे, क्योंकि क्रिया और टेंस इन्हीं दोनों का ज़्यादा महत्व रहता है जब भी सेंटेंस बनाते हैं। तो हिंदी में लास्ट में क्रिया आती है, इंग्लिश में बीच में क्रिया आती है। हमने वहाँ से क्रिया निकाल ली। शामिल थे को हमने अलग कर लिया। अब हम देखेंगे कि बाकी के वाक्य में क्या दिया है। सबसे पहले हमें दिया है इस सैन्य अभ्यास में, मतलब सैन्य अभ्यास में किसी घटना की बात हो रही है कि उसमें क्या घटा है, तो हमने सैन्य अभ्यास को अलग कर लिया है। उसमें क्या हुआ था सैन्य अभ्यास में, राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, इस पूरे पोर्शन में इन्होंने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करी है। 2 राज्य राजस्थान और गुजरात के 2 क्षेत्रों में, खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अब कॉमा लगाया है, मतलब सेंटेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पर, तो सेंटेंस के बाद का जो पोर्शन होगा उसको हम अलग लेंगे। उसके बाद हमें दिया है और उत्तरी अरब सागर में। अब यहाँ पर क्षेत्र चेंज हो गया। अब ठीक है, क्षेत्र चेंज हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि पहले जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में बोला था वहाँ क्या हुआ है, उसको हम देखते हैं बाद में। अब यहाँ पर क्षेत्र चेंज हो गया तो उसमें क्या हुआ है हम देखते हैं, उत्तरी अरब सागर में। अब इसके साथ ही इन्होंने दिया है जल थलचर अभियानों सहित, मतलब जल थलचर अभियान जो हुए हैं वो केवल और केवल उत्तरी अरब सागर में हुए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने दिया है इसके सहित समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। अब हमें पता लग गया यहाँ पर कि समुद्री क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे और उत्तरी अरब सागर में जल थलचर अभियान शामिल थे। तो 2 अलग अलग अभियानों की बात हो रही है। इन दोनों अभियानों के साथ अब जो पहला वाला पोर्शन था राजस्थान और गुजरात के खाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ कौन से अभियान हुए हैं। अब हमें यह पता है कि जल थलचर अभियान मतलब वहाँ पर जल और थल दोनों की ज़रूरत है। तो रेगिस्तान में तो जल कहाँ से आएगा, तो उत्तरी अरब सागर में जल थलचर अभियान ज़्यादा सार्थक लग रहा है।
तो हमें ये पता है, और इसमें जैसे वाक्य बनाया भी हुआ है उन्होंने कॉमा लगा के, उत्तरी अरब सागर में जल तलचर अभियानों सहित समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। मतलब बड़े पैमाने पर अभियान जो शामिल थे वो उत्तरी अरब सागर में नहीं थे। उत्तरी अरब सागर में क्या था? जल थलचर अभियान। तो इसके अनुसार हमारे जो राजस्थान और गुजरात के खाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पर फिर हमें बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे होना चाहिए। इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये वाला पोर्शन हमारा सही बैठेगा नहीं बैठेगा, इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि बीच का जो पोर्शन है ना उत्तरी अरब सागर वाला, उसको हटा दीजिए और फिर देखिए आपका सेंटेंस क्या बनता है। इस सैन्य अभ्यास में राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में और समुद्री क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। ये पूरा सार्थक बन रहा है, इसका मीनिंग पूरा सही आ रहा है। इसका मतलब राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र था उसमें बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे, जिसके साथ उसके सहित उत्तरी अरब सागर में जल थलचर अभियान शामिल थे। तो हमें ये दो अलग अलग कैटेगरी मिल गई है। एक में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे जिसमें समुद्री क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, और अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर में जल थलचर अभियान शामिल थे। तो हमें इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस का हमें मीनिंग समझ आ गया है। अब इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो सबसे पहले हम वही करेंगे, इस सैन्य अभ्यास, उसको लिखेंगे दिस मिलिट्री एक्सरसाइज। अब इस सैन्य अभ्यास के बाद हमारे पास क्रिया क्या थी? शामिल थे। शामिल थे मतलब उसको इंक्लूड किया गया था, या इस एक्सरसाइज ने उसको फीचर किया। तो यहाँ पर इंक्लूडेड भी लिख सकते हैं, फीचर भी लिख सकते हैं। दिस मिलिट्री, अब क्योंकि थे था तो पास्ट टेंस में आएगा, तो हम वर्ब का पास्ट टेंस वाला फॉर्म लिखेंगे। दिस मिलिट्री एक्सरसाइज फीचर्ड या इंक्लूडेड लार्ज स्केल ऑपरेशंस। क्योंकि क्या क्रिया हो रही थी, क्या किया इंक्लूड, क्या किया इसमें शामिल, वो है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अब लार्ज स्केल ऑपरेशंस को हमने लिख दिया, दिस मिलिट्री एक्सरसाइज फीचर्ड लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अब कहाँ था लार्ज स्केल ऑपरेशन? अक्रॉस द क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड इन द मैरीटाइम डोमेन इंक्लूडिंग एम्फीबियस ऑपरेशंस इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी। अब यहाँ पर हमने जिस तरीके से सेंटेंस के पार्ट्स को अलग किया था उसी तरीके से हम ट्रांसलेट करके उसको रखेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज ने फीचर किया लार्ज स्केल ऑपरेशंस को, ये सिंपल था, हमें पता लग गया कि इस सैन्य अभ्यास में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। अब उसका बीच के पोर्शन को हम, क्योंकि इंग्लिश में जब भी हम फर्दर किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि इसके लिए हुआ, को देख के हुआ, इसके कारण से हुआ, तो वो यूजुअली बाद में ही आता है। तो दिस मिलिट्री एक्सरसाइज फीचर्ड लार्ज स्केल ऑपरेशंस, कहाँ पर? अक्रॉस द क्रीक या फिर बे एंड डेजर्ट सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, जैसे हमने पोर्शन अलग किया था उसको लिखा। एंड इन द मैरीटाइम डोमेन, मैरीटाइम डोमेन मतलब समुद्री क्षेत्र। अब हमने क्या देखा था कि राजस्थान, गुजरात और समुद्री क्षेत्र, इन तीनों में ही बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। तो अब क्योंकि हमने लार्ज स्केल ऑपरेशंस लिखा था, तो लार्ज स्केल ऑपरेशन के बाद हमने उन्हीं दोनों पोर्शन को लिया है, क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड इन द मैरीटाइम डोमेन। अब इन दोनों के साथ हमारे पास एक्स्ट्रा क्या था? जल थलचर अभियान उत्तरी अरब सागर में, उसके सहित हुआ था ये। तो इंक्लूडिंग एम्फीबियंस ऑपरेशंस इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी। तो एम्फीबियस ऑपरेशन जो है वो नॉर्दर्न अरेबियन सी के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसी में हुआ था वो। तो वही बात हो गई, जहाँ पर सहित का इन्होंने यूज़ किया था सेंटेंस जोड़ने के लिए, वहाँ पर हमने इंक्लूडिंग लिख दिया कि इसके साथ साथ एम्फीबियस ऑपरेशंस हुए, कहाँ पर? नॉर्दर्न अरेबियन सी में। तो फिर ये हमारा सेंटेंस पूरा बना है, इस सैन्य अभ्यास में राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में और उत्तरी अरब सागर में जल थलचर अभियानों सहित समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। मतलब दिस मिलिट्री एक्सरसाइज फीचर्ड लार्ज स्केल ऑपरेशंस अक्रॉस द क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड इन द मैरीटाइम डोमेन इंक्लूडिंग एम्फीबियस ऑपरेशंस इन द नॉर्थ अरेबियन सी। अब यहाँ पर जो गलती मेजॉरिटी लोगों ने की थी जब भी मॉक टेस्ट दिया था उन्होंने, तो ये किया था कि यहाँ पर जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस हैं वो उन्होंने नॉर्थ अरेबियन सी जोड़ दिया था, क्योंकि ऊपर रेगिस्तानी क्षेत्रों के बाद और लगा के उत्तरी अरब सागर पहले लिखा है। तो अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो वहाँ पर आपकी ये गलती हो सकती है, लेकिन अगर पहले मीनिंग समझेंगे सेंटेंस का तो आपको पता लग जाएगा कि उत्तरी अरब सागर में तो बड़े पैमाने पर अभियान शामिल हुए ही नहीं, उसमें तो सीधा जल थलचर अभियान थे जो कि बड़े पैमाने पर अभियान का पार्ट था। तो हम अगर बड़े पैमाने पर अभियान पहले लिख रहे हैं लार्ज स्केल ऑपरेशंस, तो वहाँ पर हम सीधा लिखेंगे राजस्थान और गुजरात के जो क्षेत्र थे और जो समुद्री क्षेत्र थे, मैरीटाइम डोमेन। उसके बाद हम लिखेंगे जैसे उन्होंने सहित लगा के जोड़ा था उसी तरीके से हम इंक्लूडिंग लगा के जोड़ेंगे कि इसके साथ साथ क्या हुआ, एम्फीबियस ऑपरेशंस इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी, जो कि साथ में ही था, हमें पता था कि उत्तरी अरब सागर में जल थलचर अभियान हुए हैं। तो अब इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जो मीनिंग है ना,
मीनिंग के अनुसार आप ट्रांसलेट कीजिए, वर्ड्स के अनुसार नहीं कि उनके वहाँ पर कॉमा के बाद बीच में लिखा था एम्फीबियस ऑपरेशंस तो हमें बीच में ही रखना है, उसको जोड़ ही देना है, नहीं, उससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगली बार। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला सेंटेंस, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा ताकि ये वाला डाउट क्लियर हो जाए। और ऐसे सेंटेंसेस जब भी एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले उसका मीनिंग आप क्लियर करने की कोशिश करना कि इसका मीनिंग एग्जैक्टली हमें क्या बता रहा है, कि उस क्षेत्र में एक्चुअली में क्या हुआ है। और मीनिंग के साथ साथ ना संदर्भ का भी ज्ञान, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्योंकि एम्फीबियस ऑपरेशंस है, एम्फीबियस का मतलब क्या है, जल और थल दोनों चाहिए वहाँ पर। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल थल कैसे हो सकता है अभियान, ये भी एक थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखते तो फिर आपको क्लियर हो जाता कि इसका मतलब ये थोड़ा अटपटा सा हो रहा है, यहाँ पर सार्थक नहीं बैठ रहा है ये। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब ये हमारा दूसरा सेंटेंस है जिसमें, जो कि बहुत लंबा सेंटेंस है, एंड बाकी के सारे सेंटेंसेस इस वीडियो में ऐसे ही लंबे लंबे सेंटेंस है अलग अलग थीम्स पे। तो उन सभी को देखना ताकि आपको आइडिया पूरे हर तरफ से क्लियर हो जाए कि जिस भी टाइप का सेंटेंस आएगा, जिस भी सब्जेक्ट या थीम का सेंटेंस आएगा, और इतने ही लंबे सेंटेंस अगर आएंगे तो उसमें फिर आप उसको कैसे हल कर पाएंगे। और इतने लंबे सेंटेंसेस जब आप हल करना सीख जाएंगे ना, तो फिर एग्जाम में आपके लिए कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं रहेगा। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए थोड़ा और फिर देखते हैं इसको हम ट्रांसलेट कैसे किस तरीके से करेंगे, क्या क्या अप्रोच रखेंगे। अब हमें ये पता है कि जब भी हमें लॉन्ग सेंटेंसेस मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को हल करने का एक ही तरीका होता है कि उसको छोटे सेंटेंस में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको हल किया जाए। लेकिन जब हमने हिंदी टू इंग्लिश का बेसिक्स हमने पढ़ा तो हमें पता लगा कि यार हिंदी का जब भी सेंटेंस मिलता है और उसको इंग्लिश में हमें करना होता है तो हमें क्रिया और टेंस पे भी ध्यान देना है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम हिंदी वाला अप्रोच ही लगाएंगे कि हमें इसमें क्रिया या फिर जहाँ भी कोई भी काम हो रहा है, किसी पे हो रहा है, कुछ भी घट रहा है, तो वो चीज़ जहाँ पर भी आ जाएगा, है, थी, हो रहा है, ये सब चीज़ें जहाँ भी आ जाएंगी उसको हमें अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे पूरे सेंटेंस में, जहाँ भी हमें ऐसे पार्ट्स दिख रहे हैं उसको अलग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इंग्लिश में सेंटेंस बनाना ईजी हो जाएगा। पहले सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो मानव सभ्यता के व्यापक दायरे में जहाँ भौतिक प्रगति को अक्सर सफलता का मुख्य पैमाना माना जाता है आ गया यहाँ पर, माना जाता है, क्या माना जाता है, मुख्य पैमाना, इसको हमने अलग कर लिया। अब उसके बाद वाले पार्ट में क्या है, वही है, प्रश्न लगातार उभरता रहता है, लगातार उभरता रहता है को हमने अलग कर लिया। फिर हम बाकी का सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें मिलता है कि कहा जा सकता है। अब कहा जा सकता है को भी हमने अलग कर लिया। अब विशेषकर तब जब समाज में बढ़ती उदासीनता, प्रतिस्पर्धात्मक तनाव और नैतिक दुविधाएं मनुष्य को भीतर से खोखला करती जा रही हो। अब करती जा रही हो ही यहाँ पर क्रिया वाला पोर्शन है, लेकिन हमने क्योंकि करती जा रही हो के साथ मनुष्य को भीतर से खोखला करती जा रही हो, ये क्योंकि साथ ही है कि क्या करती जा रही हो, तो वो भी हमने साथ में ही ले लिया है। बेसिकली आपको सिर्फ क्रिया अलग नहीं करनी है, क्रिया के साथ वाला पोर्शन भी अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें क्रिया के साथ क्रिया विशेषण हो या फिर क्रिया को अधिक स्पेसिफाई करने वाला कोई वर्ड हो। तो हमने इस प्रकार से जो भी क्रिया वाला पोर्शन है ना उस पूरे सेंटेंस में, हमने उनको अलग कर लिया। अब क्रिया वाला पोर्शन अलग करने से हमें पता लगे कि सेंटेंस कहाँ कहाँ से ब्रेक हो रहा है। अब उसी प्रकार से जब हम बाकी का पोर्शन देखेंगे तो हम उसमें से छांट लेंगे ये क्रिया के साथ साथ क्या जुड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश में जब भी हमें ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में लिखना है तो जो फॉर्मेट हमारा रहता है मोस्टली वो रहता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो उस प्रकार से हम देख लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है मानव सभ्यता के व्यापक दायरे में। अब यहाँ पर किसी एक चीज़ के अंदर की बात हो रही है कि जो बाकी का जो भी चीज़ बता रहे हैं वो मानव सभ्यता के व्यापक दायरे में होगा। अब व्यापक दायरे में क्या है, अब उसको फिर फर्दर उन्हें स्पेसिफाई किया है कि जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वहीं ये निकल रहा है। तो जहाँ के बाद हम देखेंगे भौतिक प्रगति के बारे में बात हो रही है, उसको हमने हाईलाइट कर लिया कि जहाँ भौतिक प्रगति को क्या को अक्सर सफलता का मुख्य पैमाना माना जाता है। अब हमें मुख्य पैमाना जो हमारा वर्ब था, मुख्य पैमाना माना जाता है, उस क्रिया के साथ क्या हो रहा था कि मुख्य पैमाना किसको माना जाता है, सफलता को। किसके लिए माना जाता है, भौतिक प्रगति को अक्सर सफलता का मुख्य पैमाना माना जाता है। तो हमें ये दो चीज़ें मिल गई कि भौतिक प्रगति की बात हो रही है और सफलता की बात हो रही है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, मुख्य पैमाना माना जाता है। अगले पोर्शन में हम देखेंगे वही यह प्रश्न लगातार उभरता रहता है। तो लगातार उभरता क्या रहता है, वो है प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि की लगा के इन्होंने उसको और स्पेसिफाई किया कि कौन सा प्रश्न उभरता रहता है। क्या बिना नैतिक मूल्यों की जड़ों को मजबूत किए, मतलब इस चीज़ को किए बिना कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, उस प्रगति को वास्तव में उन्नति कहा जा सकता है। तो ये पूरा पोर्शन तो है तो वैसे एक ही पोर्शन की प्रश्न, ये जो बोला था कि प्रश्न लगातार उभर रहा है, वो प्रश्न पूरा यही है कि क्या बिना नैतिक मूल्यों की जड़ों को मजबूत किए उस प्रगति को वास्तव में उन्नति कहा जा सकता है, विशेषकर तब
इसको उन्होंने फर्दर स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, जो कि एक सेंटेंस ही उन्होंने पूछा है बट वो 3 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। बिना नैतिक मूल्यों की जड़ों को मजबूत किए, यहाँ पर नैतिक मूल्यों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद प्रगति की बात हो रही है, प्रगति को वास्तव में उन्नति कहा जा सकता है। फिर तीसरा पोर्शन हमारा क्या बना, विशेषकर के बाद कि स्पेसिफाई क्या कर रहा है आगे, कि जब समाज को हमने अलग कर लिया कि समाज में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बढ़ती उदासीनता, प्रतिस्पर्धात्मक तनाव और नैतिक दुविधाएं मनुष्य को भीतर से खोखला करती जा रही हैं। तो हमें ऐसे ये अलग अलग पोर्शंस मिल गए जिन पोर्शंस के साथ हमारा सेंटेंस बनेगा। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले मानव सभ्यता के व्यापक दायरे में वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, इन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब उसके बाद हमें उसको बताया गया है कि व्यापक दायरे में मानव सभ्यता के जो व्यापक दायरा है उसमें क्या है। तो वहाँ पर आ जाएगा जहाँ भौतिक प्रगति को अक्सर सफलता का मुख्य पैमाना माना जाता है, वेयर मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक प्रगति, इज़ ऑफ्टन को अक्सर कंसिडर्ड द प्राइमरी मेजर, मुख्य पैमाना माना जाता है किसका, सफलता, ऑफ सक्सेस। तो वही हुआ, बीच में वर्ब वाला पोर्शन आया और स्टार्टिंग में मटेरियल प्रोग्रेस और एंड में सक्सेस। हमने उन्हीं को हाईलाइट किया था कि भौतिक प्रगति और सफलता की बात हो रही है और साथ में मुख्य पैमाना माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा ये वाला पोर्शन बन गया। फिर जो अगला पार्ट है वहाँ पर बताया है, वहीं यह प्रश्न भी लगातार उभरता रहता है, द क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली अराइजेस, लगातार उभरता रहता है, कॉन्स्टेंटली अराइजेस। अब क्या कॉन्स्टेंटली अराइजेस है, वेदर की क्या बिना नैतिक मूल्यों की जड़ों को मजबूत किए। अब यहाँ पर क्या है कि ये पोर्शन, अब मैंने बताया था हिंदी वाले वीडियो में कि इंग्लिश और हिंदी में जब भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो मेनली जो फॉर्मेट है वो उल्टा पड़ जाता है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि बिना इस चीज़ के किए क्या उस चीज़ को ऐसे कहा जा सकता है। तो इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा कि दिस क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली अराइजेस वेदर दिस कैन बी डन विदाउट डूइंग दिस। तो हिंदी में बिना के बाद वाली चीज़ पहले आ जाती है, इंग्लिश में विदाउट के बाद वाली चीज़ बाद में आ जाती है। तो उसी प्रकार से हम ये वाला बनाएंगे, द क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली अराइजेस वेदर प्रोग्रेस कैन ट्रूली बी कॉल्ड, कहा जा सकता है, बी कॉल्ड एडवांसमेंट, उन्नति, विदाउट किसके बिना, स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों की जड़ों को मजबूत किए बिना, विदाउट स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़, कॉमा के बाद स्पेशली, विशेषकर, when growing apathy, competitive tensions and moral dilemmas in the society are hollowing out human beings from within। अब यहाँ पर हो जाएगा especially when growing apathy, मतलब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, मनुष्य को भीतर से खोखला क्या कर रहा है, बढ़ती उदासीनता, प्रतिस्पर्धात्मक तनाव और नैतिक दुविधाएं, ये चीज़ें मनुष्य को खोखला कर रही हैं ना। कहाँ पर खोखला कर रही हैं, इन सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो है वो बाद में आएगा, और कौन खोखला कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, खोखला कौन कर रहा है, ग्रोइंग एपैथी, कॉम्पिटिटिव टेंशंस एंड मॉरल डिलेमास, तो उसको हमने पहले रखा है। इन द सोसाइटी, ये चीज़ें किस में है, समाज में है ना, तो ये चीज़ें इन समाज, इन द सोसाइटी क्या कर रही हैं, आर हॉलोइंग आउट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम विद इन, भीतर से खोखला करती जा रही हैं। तो खोखला करती जा रही हैं वाला पोर्शन पहले आ जाएगा, भीतर से खोखला कर रही हैं बाद में आ जाएगा, फ्रॉम विद इन। तो इस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इस पूरे बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। जहाँ जहाँ पे हमारे वर्ब था उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया। और आपने हर ये चीज़ देखा होगा कि हमेशा जो भी हमें पोर्शन दिया था उसका वर्ब आखिर में था हिंदी में, और इंग्लिश में वो चीज़ बीच में आ गई। इसीलिए वर्ब को ढूंढना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्ब के अनुसार ना हमारा सेंटेंस ब्रेक होना ईजी हो जाता है हिंदी में स्पेशली। तो हमने वर्ब को अलग करके हमने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि वर्ब जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, किन दो चीज़ों को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ता है ना वर्ब। तो वैसे ही हमने देखा कि किन दो चीज़ों को जोड़ रहा है, जैसे भौतिक प्रगति का जोड़ा सफलता से, फिर उसके बाद प्रश्न, जैसे क्या लगातार उभर रहा है, तो प्रश्न लगातार उभर रहा है उसको हमने अलग किया। अब उसके बाद क्या प्रश्न उभर रहा है, कहा जा सकता है के साथ क्या था कि उन्नति को कहा जा सकता है, किसको, प्रगति को। और उसके बाद ये किसके साथ जुड़ा हुआ था कि इसके बिना, तो विदाउट दैट, ऐसे करके फिर वो अलग अलग पोर्शन भी उनके साथ ट्रांसलेट हुआ। अब इस सेंटेंस के बाद थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा। बट हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, बट अगली कुछ सेंटेंसेस के बाद आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके अनुसार हमारा ये सेंटेंस बन गया है। अब जब आप यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो दोनों सेंटेंसेस का आपको मीनिंग सेम लगेगा,
भले ही दोनों सेंटेंसेस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का मीनिंग हमें सेम रखना है। सेंटेंस फॉर्मेशन तो थोड़ा अलग होगा ही, क्योंकि इंग्लिश के रूल्स और हिंदी के रूल्स अलग होते हैं, बट उसी को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ग्रामर ख़राब ना हो, हमारा मीनिंग ख़राब ना हो, और जिस भाषा में हम लिख रहे हैं ना, उस भाषा को केंद्र में रख के यार उस भाषा के नियम को फॉलो करते हुए हमें उसी अर्थ को उसमें दोबारा बनाना है। ये नहीं कि आप हिंदी में जिस तरीके से बनाया हुआ है उसी तरीके से इंग्लिश में बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको मेन मीनिंग सही रखना है, बाकी फॉर्मेशन आपका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। अब ये भी एक बड़ा सेंटेंस है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। वैश्विक तापमान में अनवरत वृद्धि, अनियमित मौसम चक्रों और प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र क्षरण के बीच मानवता के सामने यह अनिवार्य हो जाता है कि वह विकास के ऐसे वैकल्पिक मॉडल खोजे जिनमें आर्थिक लाभ, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण, इन तीनों के बीच एक टिकाऊ संतुलन स्थापित हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल जलवायु संकट की विरासत ही ना पाएं। वैसे तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, जो कि एक पैराग्राफ भी बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सेंटेंस दिया है, हमें जो चीज़ें पता है हम उनको अप्लाई करके इस सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट हो भी सकता है आराम से। अब हमें पता है कि जब भी बड़ा सेंटेंस आता है तो उसमें हमें दो चीज़ें अप्लाई करनी है। पहली चीज़ तो बड़े सेंटेंस को हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, और दूसरी चीज़ उन पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमें क्रिया और टेंस क्या है वो हमें देख लेना है। हिंदी का सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्रिया को ढूंढेंगे। इस पूरे सेंटेंस में जहाँ जहाँ भी क्रिया आ रही है उसको पहले छांट के अलग कर लो। सबसे पहला हम पोर्शन जब पढ़ेंगे तो उसके बीच में हमारे पास क्रिया आती है लास्ट में, अनिवार्य हो जाता है। किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, हमें पता है कि जो अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य को हमने अलग कर लिया, अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो बाकी के पोर्शन के बाद लास्ट की तरफ आता है कि इसको किसी चीज़ को स्थापित कर सकें और किसी चीज़ की विरासत ही ना पाएं। तो विरासत पाना, स्थापित करना, अनिवार्य हो जाना, ये तीन टाइप की क्रिया हमारे पास है। इन तीनों को हमने अलग कर लिया। अब इन तीनों को जोड़ने के लिए जो बाकी चीज़ें हम उसका मीनिंग देख लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है वैश्विक तापमान के अनवरत वृद्धि, मतलब ये एक सिंगल पोर्शन है कि वैश्विक तापमान के बारे में बात हो रही है, उसमें जो वृद्धि हो रही है। उसके साथ कॉमा लगा के दिया है एक और चीज़, अनियमित मौसम चक्रों और प्राकृतिक संसाधनों, मतलब तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि ये तीन चीज़ें क्या कर रही हैं के तीव्र क्षरण के बीच, मतलब इन तीनों चीज़ों का तीव्र क्षरण हो रहा है, उसके बीच में क्या हो रहा है, के बीच मानवता के सामने यह अनिवार्य हो जाता है। मतलब ये दूसरा पोर्शन हो गया कि इन तीनों के बीच में मानवता के सामने यह अनिवार्य हो जाता है कि अनिवार्य क्या हो जाता है कि वह विकास के ऐसे वैकल्पिक मॉडल खोजे। मॉडल खोजने की बात हो रही है, उसको हमने अलग कर लिया पोर्शन। कैसे मॉडल खोजे? जो आर्थिक लाभ, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण, इन तीनों के बीच, फिर से बीच वाला पोर्शन आ गया। तीन चीज़ें दी हैं, इन तीनों के बीच क्या, इन तीनों के बीच क्या करना है, एक टिकाऊ संतुलन स्थापित करना है, स्थापित कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ केवल जलवायु संकट की विरासत ही ना पाएं। अब लास्ट वाला पोर्शन जो है वो लास्ट वाला पोर्शन ही रहेगा, क्योंकि ताकि है मतलब सो दैट दिस हैपन्स, दैट इज वाई दिस हैपन्स, वो वाला पोर्शन हमेशा आखिर में रहेगा, उसमें चेंज नहीं होता। तो वो हमने आखिर में कर दिया। अब पहला हमारे पास जो था कि तीन चीज़ें दी थी हमारे पास, उन तीनों चीज़ों का जो तीव्र क्षरण के बीच में कुछ चीज़ अनिवार्य हो रही है, तो उसी तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। अब तीन चीज़ों के बीच, इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आ जाएगा अमिड द डैश डैश एंड डैश। तीन चीज़ों के बीच में क्या हुआ, अमिड द कंटिन्यूस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स, इरेगुलर वेदर पैटर्न्स एंड द रैपिड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तीनों पोर्शन का अलग अलग ट्रांसलेट करके हमने उसको एक साथ रखा। उसके बाद क्या है, कॉमा के बाद कि कुछ अनिवार्य हो जाता है, यह अनिवार्य हो जाता है, इट बिकम्स नेसेसरी, किसके लिए, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, मानवता के सामने यह अनिवार्य हो जाता है, मानवता के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। तो के लिए वाला जहाँ भी आता है पोर्शन, मैंने आपको बताया था, वो उल्टा हो जाता है। तो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी, बाद में आगे ह्यूमैनिटी। अब नेसेसरी क्या होता है, टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे वैकल्पिक मॉडल खोजे, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट दैट, जो, अब मॉडल कैसे मॉडल खोजे उनको हमें स्पेसिफाई करना है, दैट कैन एस्टैब्लिश, पहले क्रिया आ गई क्योंकि इंग्लिश में क्रिया आ जाती है कि दैट कैन एस्टैब्लिश, वो वैकल्पिक मॉडल जो है सब्जेक्ट है ना, कि उनको एस्टैब्लिश करना है। तो दैट कैन एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करना है, अ सस्टेनेबल बैलेंस, टिकाऊ संतुलन, किसके बीच टिकाऊ संतुलन, इन तीनों के बीच। क्या तीन दिए थे हमारे पास, आर्थिक लाभ, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय शरण संरक्षण। कैन एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक गेन्स, सोशल इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
अब उसके बाद जो आखिरी वाला पोर्शन था हम उसको आखिरी में रखेंगे, ताकि इससे क्या हो, सो दैट फ्यूचर जनरेशंस डू नॉट इनहेरिट ओनली द क्लाइमेट क्राइसिस, सिर्फ क्लाइमेट क्राइसिस की विरासत ही ना पाएँ, जलवायु संकट की विरासत ही ना पाएँ। अब इसको जब हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो वह जो पहला वाला पोर्शन था हमारा कि कुछ चीज़ों के बीच में कुछ अनिवार्य हो रहा है, जो कि ऐसे मॉडल खोजने की बात हो रही है जिसमें इन तीनों के बीच का एक संतुलन हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक कोई विरासत ना पाए। तो थोड़ा रफ आइडिया आपको इस तरीके से लग गया। अब उसका जो इंग्लिश में लिखोगे, अमिड कोई भी तीन चीज़ें हैं कि इन तीनों के बीच में अमिड दीज इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए कुछ अनिवार्य हो जाता है क्या, टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मॉडल्स जो क्या कर सकते हैं, दैट कैन एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल बैलेंस, टिकाऊ संतुलन स्थापित कर पाएँ, किसके बीच में, आर्थिक लाभ, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, बिटवीन इकोनॉमिक गेन्स, सोशल इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ताकि आने वाली पीढ़ियों के केवल जलवायु संकट की विरासत ही ना पाएँ, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन डू नॉट इनहेरिट ओनली द क्लाइमेट क्राइसिस। तो इस तरीके से तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हमने बीच वाले जो हमने अंडरलाइन करके पार्ट्स डिवाइड किए हैं वो तो है, बट ओवरऑल जो सेंटेंस को हमने ब्रेक किया है वो तीन अलग अलग मीनिंग, तीन अलग अलग पार्ट्स में किया है। कैसे, पहला हमने दिया था कि कुछ चीज़ों के बीच में, फिर हमने दिया कुछ अनिवार्य हो जाता है, किसी चीज़ को ढूंढना, मॉडल खोजना, जो मॉडल क्या करे उसको, फिर हमने उसका पोर्शन लिया कि इन तीनों के बीच में एक टिकाऊ संतुलन स्थापित करें, और उसका फिर लास्ट वाला पोर्शन था ताकि इससे ये चीज़ हो। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल उसका अर्थ समझ के उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके वर्ब को ध्यान में रखते हुए, टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने उसी प्रकार से उसको इंग्लिश में रखा और उसको ट्रांसलेट किया। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। इसके बाद अब जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, और ऐसे ही हमें बाकी सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट करने हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो चौथा सेंटेंस है उसमें थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो चीज़ हमने लास्ट दो सेंटेंस में अप्लाई करी है उसी को अप्लाई करके हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने रेड कलर से तो क्रिया वाला पोर्शन अलग से हाईलाइट कर दिया है, साथ ही मैंने पर्पल कलर से भी कुछ हाईलाइट किया है, वो हम देखेंगे क्यों मैंने ऐसा किया है। अब सबसे पहले हम जैसे हम क्रिया ढूंढते हैं पिछले कुछ सेंटेंसेस में, वैसे ही हम करेंगे। पहला वाला सेंटेंस हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो हमने प्रदान कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्रिया पता लग गया। अब क्रिया को हम देखेंगे कि यार ये क्रिया किसके साथ हो रही है। प्रदान कर रहे हैं मतलब कुछ चीज़ प्रदान कर रहे हैं। क्या प्रदान कर रहे हैं? नए आयाम। ठीक है, नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। किसको प्रदान कर रहे हैं? चिकित्सा, शिक्षा और उद्योग को। ठीक है, हमें पता लग गया ये क्रिया किस पर हो रही है। कौन प्रदान कर रहा है? तेज रफ्तार से हो रहे नवाचार। तेज रफ्तार से हो रहे नवाचार, साथ ही वो उनको ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए बताया है कि इस क्षेत्रों में, ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में नवाचार हो रहे हैं जो कि तीन चीज़ों को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। तो ओवरऑल फॉर्मेट हमारा ये बन गया। हमें मीनिंग समझना है पहले, तो हमारा मीनिंग ये बन गया, साथ ही हमें अलग अलग पोर्शन पता लग गए कि कोई एक काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? तेज़ रफ्तार से हो रहे नवाचार, उसको हमने अलग से हाईलाइट कर लिया। ये कहाँ पर हो रहा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। हमने इस पोर्शन को अलग कर लिया कि इन क्षेत्रों में तेज़ रफ्तार से हो रहे नवाचार, अलग अलग कर लिया। अब ये कहाँ पर हो रहा है? जहाँ एक और, मतलब ये जहाँ एक और वाला पोर्शन आ गया, मतलब वहीं दूसरी ओर वाला भी आएगा। तो जहाँ एक और चिकित्सा, शिक्षा और उद्योग को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दोबारा कुछ होगा। लेकिन पहले क्या था? जहाँ एक और किसी चीज़ को कुछ प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसी चीज़ को कुछ और कर रहा होगा, क्योंकि नवाचार ही ये काम कर रहा है। तेज रफ्तार से हो रहे नवाचार का ही ये चल रहा है। तो दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे? वहीं दूसरी ओर वे निजता, नैतिकता और मानव स्वायत्तता को लेकर ऐसे गहन प्रश्न खड़े कर रहे हैं जिनके समाधान के बिना डैश कठिन हो जाएगा। तो हमने वैसे ही हमने इसको पोर्शन को अलग कर लिया कि जो क्रिया हमें दूसरी क्रिया मिली थी वो है प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अब प्रश्न किस बारे में प्रश्न खड़े कर रहे हैं? निजता, नैतिकता और मानव स्वायत्तता को लेकर, मतलब इसके बारे में गहन प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो ठीक है, तो नवाचार अभी तक क्या कर रहा है? क्रिया, क्योंकि ये सारा जो क्रिया हो रही है ये तेज रफ्तार से हो रहे नवाचार ही कर रहा है। तो तेज रफ्तार से हो रहे नवाचार किसी क्षेत्र में
वो क्या कर रहा है, जहाँ एक और किसी चीज़ को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसी चीज़ के बारे में प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये वाला हमारा ओवरऑल फॉर्मेट पता लग गया। उसके बाद कॉमा लगा के इन्होंने फर्दर इसको क्या एक्सपेंड किया है, जिनके समाधान के बिना, किसके समाधान के बिना, जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समाधान है मतलब प्रश्न है, तो प्रश्न के समाधान के बिना, इन प्रश्नों के समाधान के बिना, जिनके समाधान के बिना वैज्ञानिक प्रगति को मानवता के कल्याण से जोड़ना कठिन हो जाएगा। तो कठिन हो जाएगा, एक और हमारे पास क्रिया मिल गई है। क्या कठिन हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति को मानवता के कल्याण से जोड़ना। अब यहाँ पर इसका काम नहीं है, नवाचार का काम नहीं है। तो नवाचार का काम नहीं है मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन बिल्कुल ही अलग है। तो इसको बिल्कुल अलग है तो हम उसको लास्ट में ही रखेंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने लास्ट में रखा है ज्वाइन करके। अब इसको हम ट्रांसलेट करने जाएंगे, तो ट्रांसलेट करते टाइम अब बात आ जाती है, मैंने जो पर्पल वाला पोर्शन रखा है, अब पर्पल वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग हम अगर ट्रांसलेट करें, जो भी हमें दिया गया है एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेट करें, तो जहाँ एक और कुछ हो रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन हम इसी तरीके से हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। वाइल, अब यहाँ पर इन्होंने सबको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, इन्होंने क्या किया, जहाँ एक और पहले रख सकते थे ये लोग, ताकि वो मीनिंग क्लियर हो जाता कि हाँ जहाँ एक और एक चीज़ हो रही है वहीं दूसरी और दूसरी चीज़ हो रही है। लेकिन इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि कौन क्या कुछ कर रहा है, वो जहाँ एक और शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डैश 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 कर रहे हैं। तो इसको कोई बात नहीं, हमें मीनिंग समझ आ गया है ना, तो उसको हम इंग्लिश के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे वाइल ऑन वन हैंड, कहीं जहाँ एक और, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रैपिड इनोवेशंस, तेज रफ्तार से हो रहे नवाचार। कहाँ पर, इन फील्ड्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये वाला पूरा पोर्शन हमारा सब्जेक्ट वाला हो गया कि रैपिड इनोवेशन किसी फील्ड में। अब वर्ब आएगा, इंग्लिश में आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या आएगा, प्रदान कर रहे हैं, आर प्रोवाइडिंग। टेंस को ध्यान में रखते हुए करना है हमेशा वर्ब को चेंज। आर प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू डायमेंशंस, नए आयाम, किसको, टू मेडिसिन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। तो यहां पर वही आ गया, पहले सब्जेक्ट रैपिड इनोवेशन, इन फील्ड सच एज दिस दिस दिस, फिर वर्ब आर प्रोवाइडिंग, न्यू डायमेंशंस, टू मेडिसिन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, किसको प्रदान कर रहे हैं वो आ गया। तो इसी तरीके से हमारा ये पहला वाला पोर्शन अच्छे से ट्रांसलेट हो गया। अब इसके बाद वाला दूसरा वाला पोर्शन आता है, क्या है, वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड। अब वहां पर आ जाएगा दे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि ये रैपिड इनोवेशन को दोबारा लिखने से अच्छा है कि इसको हमने दे कर दिया, क्योंकि वहीं दूसरी ओर वे, हिंदी में क्या था, वे मतलब इंग्लिश में हो जाएगा दे। वो लोग या वो चीज़ें क्या कर रही हैं, दे आर ऑल्सो रेजिंग, प्रश्न खड़े कर रहे हैं। क्या प्रश्न खड़े कर रहे हैं, प्रोफाउंड क्वेश्चंस, ये तो आ गया, प्रश्न खड़े कर रहे हैं, ऑल्सो रेजिंग प्रोफाउंड क्वेश्चंस, किसके बारे में, अबाउट प्राइवेसी, एथिक्स एंड ह्यूमन ऑटोनॉमी, निजता, नैतिकता और मानव स्वायत्ता को लेकर गहन प्रश्न। तो वही आ गया, प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट दिस दिस दिस। अब ये सेकंड पोर्शन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जो क्रिया के साथ था। अब जो लास्ट वाला पोर्शन हमने छोड़ा था, जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब अलग है, उसमें क्या बात हो रही है, जिनके समाधान के बिना। अब समाधान के बिना, इसका डायरेक्ट आंसर अगर इसका मीनिंग देखने जाएंगे, समाधान मतलब सॉल्यूशन, तो किसी चीज़ के सॉल्यूशन की बात हो रही है। लेकिन उसको अब इंग्लिश में हम सोचने जाएंगे तो यार इस चीज़ को हम कैसे ट्रांसलेट करें, जिनके समाधान के बिना, विदाउट देयर सॉल्यूशन या विदाउट सॉल्विंग देम। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर एक और क्या एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, विदाउट एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस को एड्रेस करना मतलब उस पर ध्यान लगाना और ध्यान रख के उसका समाधान निकालना। तो एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है ये फ्रेज़, तो हम उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। जिनके समाधान के बिना का मतलब भी ऐसे हो जाता है, विदाउट एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस, कि इन क्वेश्चंस पे ध्यान दिए बिना कुछ कठिन हो जाएगा, जिनके समाधान के बिना कुछ कठिन हो जाएगा। अब क्या कठिन हो जाएगा वो हम लिखेंगे, विदाउट एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस इट विल बिकम डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, टू लिंक करना, जोड़ना, यहाँ था ना कठिन हो जाएगा से पहले जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना कठिन हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू लिंक। अब किस किस को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा वो हम लिखेंगे, वैज्ञानिक प्रगति, साइंटिफिक प्रोग्रेस को मानवता के कल्याण, विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन हो गया है। वाइल ऑन वन हैंड रैपिड इनोवेशंस इन फील्ड सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आर प्रोवाइडिंग न्यू डायमेंशंस टू मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री
ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो रेजिंग प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट प्राइवेसी, एथिक्स एंड ह्यूमन ऑटोनॉमी. Without addressing these questions, it will become difficult to link scientific progress with the welfare of humanity. तो इंग्लिश की तरह ही हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक करके किया. सब्जेक्ट अलग कर लिया, ऑब्जेक्ट अलग कर लिया, कारण अलग कर लिया, कहाँ पर सब्जेक्ट को फर्दर स्पेसिफाई क्या कर रहा है, कि सब्जेक्ट किसी फील्ड में हो रहा है कि क्या है, ऐसे हमने किया. अब बात आती है कि मैंने जो पर्पल वाला पोर्शन रखा था, अब पर्पल वाला पोर्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको हम थोड़ा अलग से भी इसको लिख सकते हैं. अब वैसे तो हमने हिंदी के अनुसार लिख दिया है, वाइल ऑन वन हैंड दिस 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 इज हैपनिंग, ऑन द अदर हैंड दिस 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 इज हैपनिंग. तो हिंदी के अनुसार तो ये करेक्ट है, बट यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ऑन वन हैंड और ऑन द अदर हैंड. इस चीज़ को अगर हम नहीं लिखें तो भी ये सही माना जाएगा, जो जिससे हमारा सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा लेकिन मीनिंग बिल्कुल सही रहेगा. तो सेंटेंस हमारा फिर क्या बनेगा, वाइल रैपिड इनोवेशंस इन फील्ड सच एज दिस 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 आर प्रोवाइडिंग न्यू डायमेंशंस, फिर कॉमा लगा के डायरेक्ट आ जाएगा, दे आर ऑल्सो रेजिंग. ऑल्सो आ गया ना, तो मतलब वो भी ये हमें ये पता है कि ये काम भी कर रहे हैं. तो काइंड ऑफ ये वो वाला मीनिंग दे रहा है कि एक हाथ पे तो ये काम हो रहा है, दूसरे हाथ पे ये भी काम हो रहा है, तो वही मीनिंग आ जाएगा. तो ये ऑन वन हैंड लिखना या ना लिखना वो आपके ऊपर होगा, आप जितना उसको कंफर्टेबल रख सकते हैं. तो मीनिंग आपका मेन सेम होना चाहिए. तो मीनिंग को सही रखने के लिए हमने उसी प्रकार से ट्रांसलेट किया है. और जो पर्पल वाला पोर्शन है वो ऑप्शनल होता है, कि सिर्फ वाइल का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ लिखेंगे वाइल रैपिड इनोवेशंस इन फील्ड सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको फिर ऑन द अदर हैंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार समझ नहीं आता कि यार ऐसे कहाँ पर हम गायब कर सकते हैं चीज़ों को, या कहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी है. तो इससे बेटर रहेगा कि आप प्रॉपर हिंदी वाला जैसे ही मीनिंग लिखो, कि अब हिंदी में अगर लिखा है जहाँ एक और ऐसी चीज़ें हो रही है वहीं दूसरी और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इंग्लिश उसका क्या हो जाएगा, वाइल ऑन वन हैंड दिस इज हैपनिंग, ऑन द अदर हैंड दिस इज ऑल्सो हैपनिंग. तो इस तरीके से हमने वर्ब, टेंस और अलग अलग पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया है. और हमारे पास ये ट्रांसलेशन मिल गया है. इसको जब आप पढ़ोगे दोनों को साथ में मिला के, तो बिल्कुल आपको सेम मीनिंग मिलेगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं. अब ये हमारा 5वां सेंटेंस है. इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब भी लंबे सेंटेंसेस की बात आती है, क्योंकि हिंदी जो है ना वो कुछ मायने में कई बार इंग्लिश से थोड़ा जटिल हो जाता है उसका वाक्य विन्यास, और मतलब किस तरीके से वाक्य बनाया हुआ है, या फिर कैसे हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके चेंज करें. क्योंकि ना दोनों भाषाओं का जो संरचना है वो, जैसे मैंने बताया कि दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं. तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि यार कहाँ से ब्रेक करें, किसको आगे रखें, किसको पीछे रखें, किस चीज़ पे ध्यान दें. तो मैंने आपको सिंपल सा स्टेप बताया कि आप वर्ब को ध्यान में रखो, वर्ब छांटो, टेंस को ध्यान में रखो, क्योंकि वर्ब को आप उसी तरीके से चेंज करना है आपको जिस तरीके से टेंस दिया है. पास्ट टेंस में दिया है तो पास्ट टेंस वाला वर्ब यूज़ करो, प्रेजेंट टेंस में दिया है प्रेजेंट टेंस वाला दिया हो, कंटिन्यूस दिया है कंटिन्यूस वाला यूज़ करो. तो वर्ब को ध्यान में रखना है. और वर्ब ही इंग्लिश वाले सेंटेंस को जोड़ता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है जिसमें हमें ट्रांसलेट करना है. तो इंग्लिश में हमेशा जो वर्ब है वो लिंकिंग का काम करता है, किसको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. तो उसके आगे का सेंटेंस, उसके पीछे का सेंटेंस, बीच में वर्ब ही लिंक करता है उनको. तो इसलिए वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. तो इसलिए वर्ब छांटिए, वर्ब छांट के अलग कीजिए, फिर आप सेंटेंस को तोड़ना स्टार्ट कीजिए. तोड़ेंगे कैसे, कि हमें जिससे पता लगे कि अलग अलग पोर्शन मिल रहा है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसी के कारण के बारे में बात हो रही है कि इस कारण से ये हुआ, तो वो कारण अलग कीजिए. कारण के साथ ही आपको अगर किसी के मीडियम के बारे में बात हो रही है कि इस माध्यम से ये चीज़ हुई है, तो वो माध्यम अलग कीजिए. ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स जो है सेंटेंस के, उसको अलग करके फिर वर्ब के अकॉर्डिंग हमें उसको जोड़ के लिखना है. अब इस सेंटेंस में भी हम वही चीज़ करेंगे. अब यहाँ पर हम क्रिया को पहले अलग करेंगे. सबसे पहले हम जब ओवरऑल पढ़ेंगे तो हमें दिख जाएगा कि यार यहाँ पर कहीं पे जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ दिया है, उसको अलग कर लिया. फिर मोड़ पे खड़े होने की बात हो रही है तो मोड़ पे खड़े होना, उसको अलग कर लिया. फिर तय करने की बात हो रही है, डिसाइडिंग की बात हो रही है, उसको अलग कर लिया. और ऐसे ही लास्ट में टिकाऊ बनने की बात हो रही है और सुदृढ़ करने की बात हो रही है. तो हमने ऐसे करके 4-5 क्रिया हमने अलग से कर ली. तो अब इन क्रियाओं के अनुसार अगर हम देखें तो देखो, सेंटेंस को ब्रेक करने के 2 तरीके होते हैं. या तो आप क्रिया के साथ सोच के आप सेंटेंस को ब्रेक कीजिए कि अगर कोई क्रिया हो रही है तो कौन कर रहा है, किस पर कर रहा है, किस माध्यम से कर रहा है, कैसे कर रहा है. ऐसे पार्ट्स में आप जब उसको सोचेंगे तो आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे अलग से, ताकि आपका मीनिंग क्लियर भी हो और आपको बनाने में सुविधा हो. या फिर आप स्टार्टिंग से वर्ड बाय वर्ड पढ़ के आप उसको अलग कर सकते हैं कि यार अच्छा ठीक है, पहले ये बता रखा है, फिर ये बताया हुआ है. तो अब इसमें क्रिया के अनुसार अगर हम देखें तो जोड़ दिया है, हमारी पहली क्रिया है. अब जोड़ दिया है कि पहले क्या दिया है, एक दूसरे से जोड़ दिया है. ठीक है, एक दूसरे से जोड़ दिया मतलब कुछ चीज़ों को जोड़ा है आपस में. उससे पहले क्या दिया है, अप्रत्याशित रूप से.
मतलब ये क्रिया के बारे में बता रहा है कि क्रिया कैसे हुई है, अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे से जोड़ दिया है। ठीक है, अब उससे पहले हम देखें किसको जोड़ा है। तो यहाँ पर बताया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, श्रम शक्ति और उपभोक्ता व्यवहार को जोड़ा है। किसने जोड़ा है, तो ये काम, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो हमें सबसे पहले दिया हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, श्रम शक्ति और उपभोक्ता व्यवहार को जोड़ दिया है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कि यार ये जोड़ने का काम कर रहा है, हमने इसको अलग कर लिया। अब किसको जोड़ रहा है वो हमने अलग कर लिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, श्रम शक्ति और उपभोक्ता व्यवहार को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, अप्रत्याशित रूप से, उसको अलग कर लिया। और जोड़ दिया है, हमारा वर्ब तो अलग था ही। अब उसके बाद कॉमा लगा के फर्दर जो हमें बताया है दूसरा पार्ट में, वो ये बताया है आज इस मोड़ पर खड़ी है। तो इस मोड़ पर खड़ी है, कौन खड़ी है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया की ही बात हो रही है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने किसी चीज़ को जोड़ा है और वही आज इस मोड़ पर खड़ी है। किस मोड़ पे खड़ी है, जहां देशों को यह तय करना है। अब तय करने की बात आ रही है, हमारा दूसरा जो तीसरा वर्ब है, तो तय किसको करना है, देशों को तय करना है, तो हमें वो पता लग गया। अब उसके बाद ये बताया है कि क्या तय करना है, तो वो हम देख लेंगे कि वे प्रतिस्पर्धा, संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता के जटिल मिश्रण में ऐसा संतुलन कैसे स्थापित करें। तो तय करने की बात आई है, क्या तय करना, कि संतुलन स्थापित करने की बात हो रही है, किस में, एक जटिल मिश्रण में। किस चीज़ के जटिल मिश्रण में, प्रतिस्पर्धा, संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता। तो हमारे पास ये आ गया कि देशों को कुछ तय करना है। क्या तय करना है, संतुलन कैसे स्थापित करें, किस चीज़ में संतुलन स्थापित करना है, प्रतिस्पर्धा, संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता के जटिल मिश्रण में। तो हमें ये अलग अलग पोर्शन मिल गए कि तय करना है, कुछ तय करना है, किसी चीज़ में तय करना है, ये अलग हो गया। फिर कॉमा लगा के आगे बताया है जिससे आर्थिक विकास टिकाऊ बने और सामाजिक सुरक्षा तंत्र भी सुदृढ़ रहे। मतलब इसके कारण कुछ और हो, इस तरीके से हमें करना है। तो क्या हो, जिससे आर्थिक विकास टिकाऊ बने। ठीक है, टिकाऊ बनने की बात हो है, किसको टिकाऊ बनना है, आर्थिक विकास को। और फिर हमारा लास्ट जो वर्ब था वो था सुदृढ़ रहे। क्या सुदृढ़ रहे, सामाजिक सुरक्षा तंत्र। अब इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसी के अनुसार हम ट्रांसलेट करेंगे जैसे हमने ब्रेक किया है। जोड़ दिया है, हमें पता है लिंक्ड की बात आ रही है, लिंक किया है, तो जोड़ दिया है, हैज़ लिंक्ड। अब सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया। उसने क्या किया था, जिसने किसी चीज़ को अप्रत्याशित रूप से जोड़ दिया था। तो अब वर्ब पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। विच हैज़ लिंक्ड, लिंक्ड किया है, किसको लिंक किया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, इंटरनेशनल मार्केट्स, श्रम शक्ति, लेबर फोर्स और उपभोक्ता व्यवहार एंड कंज्यूमर बिहेवियर। कैसे लिंक किया था, इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कॉमा लगा के हमने क्या बोला था, आज इस मोड़ पर खड़ी है, नाउ स्टैंड्स एट अ पॉइंट, इस मोड़ पर खड़ी है, स्टैंड्स एट अ पॉइंट। अब किस पॉइंट पे खड़ी है, जहां देशों को यह तय करना है, मतलब कंट्रीज को कुछ डिसाइड करना है। तो कंट्रीज मस्ट डिसाइड, अब क्या डिसाइड करना है उनको, कि संतुलन कैसे स्थापित करें, हाउ टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस, किस चीज़ में संतुलन, विद इन द कॉम्प्लेक्स मिक्स, जटिल मिश्रण, किस चीज़ का जटिल मिश्रण, प्रतिस्पर्धा, संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता, कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ कंपटीशन, प्रोटेक्शनिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा ट्रांसलेट हो गया। अब इसके बाद क्या था, जिससे कुछ चीज़ हो, इन अ वे, इस तरीके से, दैट एंश्योर्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अब यहाँ पर लास्ट पोर्शन में हमने क्या किया है कि लास्ट पोर्शन में जो हिंदी का फॉर्मेट था उसको चेंज करके हमने इंग्लिश के अनुसार एक दूसरा फॉर्मेट चुना है। जैसे हिंदी में क्या था कि टिकाऊ बने, मतलब सस्टेनेबल बने, और सुदृढ़ रहे, मतलब स्ट्रांग बने। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा, हमने यूज़ किया है दैट एंश्योर्स, इसलिए मैंने दैट एंश्योर्स को हाईलाइट कर दिया है कि दैट एंश्योर्स मतलब सुनिश्चित करे। अब अगर हम सुनिश्चित करे के बारे में देखें तो हिंदी में सुनिश्चित की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी में हमें बोला है कि कुछ चीज़ टिकाऊ बने और कुछ चीज़ सुदृढ़ रहे, ये हमारा टारगेट है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम टिकाऊ बनाने और सुदृढ़ रखने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि यार हमें ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा एक टिकाऊ चीज़ हो और ऐसा एक सुदृढ़ चीज़ हो, तो उसका मीनिंग भी सेम ही आ रहा है कि किसी चीज़ को सुनिश्चित करना मतलब उस चीज़ को उसी तरीके से बनाना। तो टिकाऊ बनाना, सुदृढ़ बनाना, या फिर ऐसा सुनिश्चित करना कि वो टिकाऊ और सुदृढ़ हो, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो उसी तरीके से इंग्लिश के अनुसार, क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा है, हमें ज़्यादा सुविधा आ रही है इसको लिखने में ऐसे, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इन अ वे दैट एंश्योर्स, जो सुनिश्चित करे,
सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक स्थायी या सतत इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, एक मजबूत या सुदृढ़ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, सामाजिक सुरक्षा तंत्र। तो बेसिकली हमने इसको क्या किया, इसका हमने यहाँ पर थोड़ा सा भावानुवाद किया कि उसका भाव और अर्थ को सेम रखते हुए हमने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग हमारा सेम ही आ रहा है। तो मैंने इस पोर्शन को भी इसलिए इस तरीके से थोड़ा ट्रांसलेट किया ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड हिंदी वाला ही लेके चलना है। आप मीनिंग को सेम रख के आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जबकि दोनों को आप पढ़ोगे तो सेम ही मीनिंग है कि आर्थिक विकास टिकाऊ बने और सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ रहे, इंश्योर्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, दोनों मीनिंग सेम है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका पूरा आंसर एकदम सही हो जाएगा और इसमें सब ग्रामर भी ठीक है, टेंस भी ठीक है, क्योंकि हमने उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसी तरीके से आपने जैसे पिछले सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है, ये आपने पहले वर्ब चुना, वर्ब के बाद आपने टेंस देखा, टेंस और वर्ब देखने के बाद आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सब चीज़ों को छांटा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर आपने जोड़ के इंग्लिश में लिख दिया इंग्लिश की तरह। तो उसी तरीके से हम अगला सेंटेंस भी देखेंगे। अब ये हमारा 6th सेंटेंस है, छठा सेंटेंस है, जो कि हमारा आखिरी सेंटेंस है इस वीडियो का। तो इस सेंटेंस में भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, सेम ही चीज़ हमारे सेंटेंस में अप्लाई कर रहे हैं और उसी के अप्लाई करने के साथ हमें ट्रांसलेट करना इजी हो जाएगा। आई होप अभी तक 5 सेंटेंसेस में करने के बाद आपका जो भी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन था या डाउट लग रहा था या बहुत मुश्किल लग रहा था ये करना, वो थोड़ा थोड़ा आपको आसान लगने लगा होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड फॉर्मेट, एक फिक्स स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं इन सब ट्रांसलेशन करने के लिए। तो उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस को भी तोड़ेंगे, इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करेंगे। अब हमारे पास जो ये वाला सेंटेंस है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या करते हैं हम सबसे पहले कि जहाँ भी वर्ब वाला हमें दिख रहा है कि भाई क्रिया कहीं पे हो रही है या किसी चीज़ के होने की, करने की, हो जाने की बात हो रही है, उसको पहले अलग कर लो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब पढ़ेंगे शिक्षा प्रणाली के भीतर रटन प्रधान पद्धति से हटकर, मतलब हटने की बात हो रही है, इस पोर्शन को हमने अलग कर लिया, किसी चीज़ से हटकर फिर कोई चीज़ बता रखी है कि इस चीज़ को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। तो प्रोत्साहन देना, हटना, इन दोनों को हमने अलग कर लिया। अब क्या बात हो रही है कि आवश्यकता इसलिए और अधिक महसूस की जा रही है, हो रही है, तो क्रिया आ गया। तो इस क्रिया के साथ ये वाला पोर्शन कर लेंगे हम एक्स्ट्रा कि इसीलिए और अधिक महसूस की जा रही है, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हम इसको एक साथ ही रख के ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कैसे ये पोर्शन ट्रांसलेट होगा। ये हमने अलग कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे अगली क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्योंकि बदलते विश्व आर्थिक संरचना में उन युवाओं की मांग बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, कुछ बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, हमने अलग कर लिया। जो न केवल तकनीकी रूप से दक्ष होने की बात हो रही है और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हों, क्षमता रखने की बात हो रही है। अब क्षमता के साथ वैसे हम यहाँ पर नैतिक निर्णय लेना, इसको भी हम अलग कर सकते थे, बट नैतिक निर्णय लेना, परिस्थितियों में त्वरित और नैतिक निर्णय लेना, ये एक साथ ही ये वाला पोर्शन है। तो मैंने इस पोर्शन को ही अलग कर दिया है, इसका वर्ब अलग ना करके इस पोर्शन को अलग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा वाला वर्ब है वो है क्षमता रखते हैं, तो क्षमता रखना मैंने अलग कर लिया है। अब इसके बाद हमने वर्ब, जो मेन वर्ब्स हैं वो वाला पोर्शन है, उसको मैंने अलग कर लिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यार उन वर्ब्स के साथ साथ कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहला हमने क्या अलग किया था, हटकर। अब हटने की बात हो रही है, किससे हटकर, रटंत प्रधान पद्धति से हटकर। ठीक है, एक पद्धति से हटने की बात हो रही है। उससे पहले क्या हमें पता है स्टार्टिंग में क्या रहता है हमेशा, या तो किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की बात है या तो किसी सब्जेक्ट की बात होती है। तो स्टार्टिंग में हमें दिया था शिक्षा प्रणाली के भीतर, मतलब ये रटन पद्धति से हटना जो है वो शिक्षा प्रणाली के भीतर की बात हो रही है। उसके बाद क्या था हमारे पास, आलोचनात्मक सोच, नवाचार और बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने की बात हमने करी थी अलग। तो किस चीज़ को प्रोत्साहन देना है, ये 3 चीज़ें हमें बताई है। लेकिन ये प्रोत्साहन देना कहाँ हो रहा है, ये भी शिक्षा प्रणाली के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के भीतर पहले बता दिया था उन्होंने। तो हटना, प्रोत्साहन देना, ये दोनों चीज़ ही उसके अंदर है। की आवश्यकता, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ आवश्यकता अगर आप देखेंगे तो प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और हटने की आवश्यकता, क्योंकि इस पूरे पोर्शन के साथ इन्होंने दिया है कि डैश से हटकर डैश को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, मतलब इस पूरे पोर्शन की आवश्यकता। तो आवश्यकता मतलब मेन है, यहाँ पर आवश्यकता की बात हो रही है, तो आवश्यकता को हमने अलग कर लिया। अब उसके बाद क्या है, इसीलिए और अधिक महसूस की जा रही है, मतलब इसको और अधिक महसूस किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि
बदलती विश्व आर्थिक संरचना। अब आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है किस लिए? बदलती विश्व आर्थिक संरचना में, यहाँ पर फिर से दे दिया जैसे ऊपर शिक्षा प्रणाली के भीतर, वैसे यहाँ पर दिया है बदलती विश्व आर्थिक संरचना में। अब उसमें क्या हो रहा है? मांग बढ़ रही है। किस चीज़ की मांग बढ़ रही है? उन युवाओं की मांग बढ़ रही है। उन युवा मतलब युवाओं को फर्दर बताया है कि कैसे युवा, तो उसके बाद वाले में वो दिया है जो ना केवल तकनीकी रूप से दक्ष हों, ना केवल ऐसे हों बल्कि वैसे हों। ये वाला पोर्शन हमें पता है, ये फॉर्मेट जब भी आता है कि जो ऐसे हों लेकिन बल्कि ऐसे हों, तो ना केवल वाला आ गया पोर्शन हमारे पास। ना केवल तकनीकी रूप से दक्ष हों बल्कि जटिल परिस्थितियों में त्वरित और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हों। तो ये वाला पोर्शन तो आखिर में रहेगा, जैसे हमें पता है ना केवल वाला पोर्शन आया है। तो इसको फिर अब हमें अलग अलग पार्ट्स मिल गए हैं कि हाँ किसी चीज़ में किसी चीज़ की बात हो रही है, तो वैसे करके फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या थी? सब पहला पार्ट जो हमने बनाया था उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? शिक्षा प्रणाली के भीतर तो हो रहा था, लेकिन शिक्षा प्रणाली के भीतर किस चीज़ की बात हो रही थी? आवश्यकता की बात हो रही थी। तो आवश्यकता सबसे मेन है। आवश्यकता को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? नेसेसिटी या फिर द नीड। तो यहाँ पर हमने द नीड को पहले लिखा। किस चीज़ की नीड? द नीड किसी चीज़ से हटने की या प्रोत्साहन देने की। तो द नीड टू मूव अवे, हटकर, मूव अवे, किससे मूव अवे? फ्रॉम रोट बेस्ड मेथड्स, रटन प्रधान पद्धति से हटकर, मूव अवे फ्रॉम रोट बेस्ड मेथड्स एंड, और किस चीज़ के प्रोत्साहन देने की बात हो रही थी? आलोचनात्मक सोच, नवाचार, बहुआयामी दृष्टिकोण। तो एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन एंड अ मल्टी डायमेंशनल आउटलुक। तो प्रोत्साहन देना और हटना, तो ये आ गया आपका कि आवश्यकता, द नीड टू मूव अवे, इस चीज़ से हटकर इस चीज़ को प्रोत्साहन देने की नीड। तो उसी के अनुसार हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसको, द नीड टू मूव अवे फ्रॉम डैश एंड एनकरेज डैश विद इन द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली के भीतर। अब आया शिक्षा प्रणाली के भीतर कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो आवश्यकता है किसी चीज़ से हटना या किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना, वो किस में हो रहा है? विद इन द एजुकेशन सिस्टम। तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या दिया था हमारे पास? इसीलिए और अधिक महसूस की जा रही है, की जा रही है मतलब हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इज़ बीइंग फेल्ट, कि यह महसूस की जा रही है, इज़ बीइंग फेल्ट। और अधिक महसूस की जा रही है बोला था, तो इज़ बीइंग फेल्ट इवन मोर, और अधिक। तो ये पूरा पोर्शन हमारे पास दिया था, द नीड टू डैश 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 इज़ बीइंग फेल्ट इवन मोर, और अधिक महसूस की जा रही है। अब इसके बाद हमने कारण दिया है क्योंकि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? बिकॉज बदलती विश्व आर्थिक संरचना में, इन द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पर क्या है? उन युवाओं की मांग बढ़ रही है। देर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड, मांग बढ़ रही है। देर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूथ, यूथ कैसे यूथ? उन युवाओं की बात हो रही है ना, उसके बारे में बताया कैसे यूथ हैं। फॉर यूथ हु आर नॉट ओनली टेक्निकली प्रोफिशिएंट, जो कि तकनीकी रूप से दक्ष हों, ना केवल तकनीकी रूप से दक्ष हों, नॉट ओनली टेक्निकली प्रोफिशिएंट, तकनीकी रूप से दक्ष, बट ऑल्सो केपेबल, क्षमता भी रखते हों। किस चीज़ की क्षमता रखते हों? ऑफ मेकिंग क्विक एंड एथिकल डिसीजंस इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जटिल परिस्थितियों में त्वरित और नैतिक निर्णय, क्विक एंड एथिकल डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इस चीज़ की क्षमता रखते हो। अब क्षमता रखते हो क्योंकि इंग्लिश में हम कर रहे हैं तो वो पहले आ जाएगा, तो केपेबल ऑफ मेकिंग दिस दिस दिस। तो इस तरीके से हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में हमने आवश्यकता की बात करी कि किसी चीज़ की आवश्यकता है। किस चीज़ में आवश्यकता है? एजुकेशन सिस्टम में। इस चीज़ की एजुकेशन सिस्टम में आवश्यकता है जो कि और महसूस की जा रही है, इज़ बीइंग फेल्ट इवन मोर बिकॉज। अब फिर हमने कारण दिया था क्योंकि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है मतलब ग्रोइंग डिमांड है। किसकी? युवाओं की। ठीक है, यूथ की डिमांड है। कैसे यूथ की? उन युवाओं की। कैसे यूथ की? जो ना केवल तकनीकी रूप से दक्ष हों बल्कि जटिल परिस्थितियों में भी डैश 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 निर्णय लेने की क्षमता रखते हों। तो वही बात आ गई, फॉर यूथ हु आर नॉट ओनली टेक्निकली प्रोफिशिएंट बट ऑल्सो केपेबल ऑफ मेकिंग। तो ना केवल बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेम फॉर्मेट चला है जो इंग्लिश टू हिंदी में भी हम फॉलो करते थे और हिंदी टू इंग्लिश में भी वही फॉलो किया। तो इस तरीके से हमने पहले वर्ब को अलग किया, वर्ब को अलग करके हमने वर्ब के साथ क्या क्या जुड़े हैं उनको अलग किया, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले सारे सेंटेंसेस में किया है। ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा जटिल है इंग्लिश टू हिंदी वाले वीडियो के मुकाबले। तो मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों से कि आप इस पूरी वीडियो को एक बार तो ज़रूर देखें। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है,
लेकिन इसको अगर थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि नहीं यार अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है या मेरे को अभी भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो अब इस वीडियो को दोबारा देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार देखो, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसेगी ना, आपको हमेशा ये डर बैठा रहेगा कि यार लंबा सेंटेंस आ गया, मेरे को तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ कि लंबे सेंटेंस को कैसे करना है। तो इस तरीके से आप आसानी से सीख सकते हैं ये। और अभी इसके बाद मैं वही बताऊँगा कि हमने क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन हो गया है और इसमें आप इसको जब देखेंगे तो इसका पूरा मीनिंग सेम है। तो ऐसे ही हमने ये पूरे 6 सेंटेंस का ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया, सेम मेथड लगा के, सेम अप्रोच लगा के, अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग थीम्स पे। आपने देखा कि हर सेंटेंस के अनुसार उसकी जो डिफ़िकल्टी है वो चेंज हो रही है। कोई सेंटेंस हमें ज़्यादा जटिल, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, कोई सेंटेंस हमें थोड़ा सा ईजी लग रहा है कि हाँ हाँ इसमें तो काफ़ी आसानी से हमें चीज़ें अलग करने को मिल रही हैं। तो इसी प्रकार से इसलिए मैंने बहुत ही अलग अलग सेंटेंसेस को लेके, सारे ही सेंटेंस लंबे थे लेकिन फिर भी कुछ सेंटेंस ज़्यादा मुश्किल थे और कुछ सेंटेंस कम मुश्किल थे। तो इस तरीके से मैंने 6 सेंटेंस के हिसाब से आपको वो चीज़ बता दिया कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब भी लंबे सेंटेंसेस को हम अप्रोच करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, जो कि थोड़ा मुश्किल रहता है। बट कोई बात नहीं, हमें प्रोसेस पता है, हमें ट्रिक पता है कि क्या एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना है और उसी के अनुसार हमारा ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वही मेन पॉइंट्स को बताया है। जो पहला पॉइंट हमारा ग्रामर का ध्यान रखना होता है सबसे पहले हमें, कि टेंस क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। तो क्योंकि जब तक आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, इन तीनों की अच्छी नॉलेज नहीं रहेगी ना, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तब तक ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत आती ही रहेगी। क्योंकि ट्रांसलेशन में सारा रोल जो होता है वो इन्हीं का ही मेन रोल होता है। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह ठीक है, उनका आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन करके लिख सकते हैं, बट उन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह जो बाकी पार्ट्स हैं सेंटेंस के, उनको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, किस तरीके से रखा जा रहा है, उन पे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखता है जब आप ट्रांसलेशन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हिंदी में अगर प्रेजेंट टेंस में दिया है, लोग इंग्लिश में फिर उसको पास्ट टेंस में बना देते हैं, पास्ट टेंस में लिख रहे हैं, फिर वो पास्ट में किस तरीके से लिख रहे हैं, तो ऐसे करके वो दिक्कतें बहुत आती है। तो आपको टेंस, वर्ब और प्रीपोजिशन तीनों, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इन तीनों टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि उनको आप अप्लाई कर पाओ ट्रांसलेशन में। साथ ही आपको कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग तो समझना ही समझना है, और वोकैबुलरी आप उसी के हिसाब से चयन कर पाएंगे कि यार कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग क्या है। और बाकी आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि इंग्लिश में हमेशा फॉलो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी में क्या फॉलो होता है, कर्ता कर्म क्रिया। तो हमें क्रिया जब ढूंढनी होती है तो हमें पता है कि हिंदी में लास्ट में क्रिया मिलती है और इंग्लिश में बीच में क्रिया आती है। तो दोनों ही ट्रांसलेशन में हमें इससे बहुत अच्छे से सेंटेंस हमारा बन जाता है कि यार इंग्लिश में अगर हम बना रहे हैं तो क्रिया को बीच में रखेंगे, हिंदी में बना रहे हैं तो क्रिया को आखिरी में रखेंगे। और बाकी जो एक और सेंटेंस की जो सीक्वेंस होता है हमारा, कि कहीं पे भी फॉर आ गया, ऑफ आ गया, के लिए, इसका, उसका, उसको, तो उसके अनुसार हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो रिवर्स होता है या सीधा रहता है। ये तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में उतने रहने लग जाएंगी कि यार अच्छा, अगर के लिए हमें दिख गया है सेंटेंस में, इसका मतलब जो भी के लिए के आगे या पीछे है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आने लग जाती हैं अब जितना इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हर ट्रांसलेशन का पैसेज जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उस पैसेज में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो उस तरीके से इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हाँ, गलतियाँ होंगी, ठीक है, बट गलतियों को सुधार के उसके बाद अब उसी चीज़ को जब दोबारा करेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी, नहीं लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था तो गलती हुई थी, तो इस टाइम मेरे को ये चीज़ अलग से सही से करना है। बाकी मैंने जो पूरे वीडियो में समझाया है आपको, थोड़ा मुश्किल था इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि ऐसे किस तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि आपको ईज़ी लगे और एक पर्टिकुलर ट्रिक मिल जाए जिससे आप ये ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी टू इंग्लिश। क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश भी बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं, एंड जिनका हिंदी टू इंग्लिश अच्छा भी होता है, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उनको भी लॉन्ग सेंटेंसेस में दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए मैंने ये लॉन्ग सेंटेंसेस की स्पेसिफिक वीडियो बनाई कि इंग्लिश टू हिंदी की लॉन्ग सेंटेंस की तो वीडियो है ऑलरेडी एक, उसी प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश की भी एक लॉन्ग सेंटेंस की वीडियो आ गई है। और इसमें इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप ये वीडियो अच्छे से दोबारा देखिए, क्योंकि एक बारी में थोड़ा दिक्कत आ सकता है समझने में। अब इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देख के आप उसको नोट कीजिए कहाँ पर मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे हमें ब्रेक करना है। और ब्रेक करते टाइम आप सबसे स्टार्टिंग में, अभी जैसे आप अगर कोशिश करेंगे ना लॉन्ग सेंटेंसेस का, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को करते टाइम शुरुआत में आप खुद से उसको हाईलाइट करके अलग करके लिख के ट्राई कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो दिमाग में आपका रजिस्टर होने लग जाएगा और ये प्रोसेस पूरा का पूरा ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है,
ये आपका बहुत जल्दी जल्दी आप दिमाग में ही कर पाएंगे। ओरली आप करना स्टार्ट कर देंगे कि यार माइंड में ही आपका ये अलग अलग ब्रेक करके, इसको छांट के उसको छांट के, वो आप अलग से करके आपका ऑटोमेटिकली फिर आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देंगे कि वो चीज़ दिमाग में ही सोच के, ये सारा प्रोसेस सोच के आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को आप देखिए, इंग्लिश टू हिंदी में डाउट आ रहा है तो इंग्लिश टू हिंदी वाली वीडियो देखिए। ये चारों वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं जिनमें बेसिक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस दोनों क्लियर हो रहे हैं। अब इन वीडियोस को दोबारा देखिए, एक बार ही देख के तो समझना तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है, कोई मुश्किल टॉपिक होता है तो आप बार बार देखिए वीडियोस को। और कोई भी आपको डाउट रहता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे सजेशन दीजिए कि मेरे को क्या चेंज करना चाहिए या फिर क्या क्या आपको डाउट आ रहा है। बाकी मैं वो बता दूंगा आपको। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर एग्जैक्टली हमें इन पोर्शन में डाउट आता है या फिर यहाँ दिक्कत आ रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद आपको हिंदी टू इंग्लिश में कोई डाउट रहेगा। बाकी चारों वीडियोस हैं आपके पास यूट्यूब पे, चारों वीडियोस को देखिए। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही होंगी। और इन सारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा ट्रांसलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम अब पास आ ही गया है तो आप एग्ज़ाम की पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। चारों वीडियोस आपके पास हैं और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आई होप आप सभी का स्कोर बहुत अच्छा हो और इसी बार आप सभी को सिलेक्शन मिल जाए, मैं यही आशा करूँगा। और गुड लक फॉर एग्ज़ाम। और बाकी फीडबैक अपना आप कमेंट सेक्शन में दे ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।